नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे पीसीएस 2023 का राजनीति का पोर्शन। लगभग 22 प्रश्न पूछे गए थे राजनीति विज्ञान से पीसीएस 2023 में, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सुमेलित नहीं है? तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में सुमेलित है। अनुसूचित जाति और जनजाति भाग 10 में है, ये भी सुमेलित है। अधिकरण भाग 11 में ये सुमेलित नहीं है, जबकि राजभाषा भाग 17 में है, ये सुमेलित है। चूँकि अधिकरण भाग 11 में ना होकर भाग 14 में है, अधिकरण भाग 14 में है। वास्तविक रूप से क्या था कि जब संविधान लागू हुआ तब अधिकरण जैसा कोई प्रावधान नहीं था। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिकरण का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न था, एक सूचीकूट मिलाना था। 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 338, इसको सूची मिलाना था। और मिला के क्या करना है? मिलाना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग। आपको पता होना चाहिए। चलो, लोकसभा का निर्वाचन अब की बार कब होगा? तो 2024 में होगा। तो 24 निर्वाचन कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग। कर देते हैं। अब देखते हैं 315 है कट्टा, यानी एक प्रकार का बंदूक। हम देखते हैं आईएएस पीसीएस में एक होता है आईपीएस, और आईपीएस के पास होता है पुलिस का अधिकार, तो उसके पास होती है हमेशा पिस्टल, यानी 315। तो 315 जाएगा लोक सेवा आयोग, और 280 वित्त से, और 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब आप मिला सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर होगा बी, क्योंकि ए का 4 है और बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक क्या है? प्रारूप समिति की नियुक्ति। अच्छा, कालक्रम में डालना है तो इसकी नियुक्ति का समय भी जानना जरूरी है। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई 29 अगस्त 1947 में, 29 अगस्त 1947 में हुई। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, आप लोगों को पता होगा, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि तो 26 जनवरी 1950 को, और संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946। तो इसमें से 46 कोई घटना पहले है तो नहीं है, तो सबसे पहले आ जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक, यानी सबसे पहले आएगा 4। तो सही आंसर होगा डी, 4, 1, 2, 3। नीचे 2 कथन हैं, इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है। अगला है कारण है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है, यानी आपका बी आंसर सही होगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होंगे। बिल्कुल सही है, हाँ मान्य होंगे। राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होंगे। ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ए तो सही है, और बी क्या है कि उसी दिन अगर जो बात हो गई थी, यानी जो विधि बना दिया था, अगर एक ही दिन में 12 बजे तक उसने कोई विधि बनाई है तो वो मान्य होगी। और 12 बजे अगर घोषणा आ गई कि ये शून्य है, तो 12 बजे के बाद वाला काम उसका मान्य नहीं होगा। तो इसलिए ये गलत है, यानी आपका सही आंसर होगा ए। अगला है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन सी थी? तो मीरा कुमार थी, और प्रतिभा देवी पाटिल जो थी वो पहली महिला राष्ट्रपति थी। सुषमा स्वराज तो मंत्रालय में थी, कई मंत्री पद।
निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची के विषय में सम्मिलित नहीं है? आपको बता दें कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 8 अनुसूची थी। वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। समय समय पर अनुसूची बढ़ाई गई। जैसे अब देखते हैं, तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञापन के प्रारूप के रूप में है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है और 10वीं अनुसूची दल बदल से के आधार पर निर्भरता है। हम देखते हैं कि तीसरी अनुसूची जो है शपथ व प्रतिज्ञापन है, ये बिल्कुल सही है। और 8वीं अनुसूची में भाषा है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, केंद्र राज्य संबंध की अनुसूची में तो 7वीं, भाषा 8वीं में। 9वीं अनुसूची जो है 1951 में जोड़ी गई है संविधान संशोधन के द्वारा और इसमें भूमि से संबंधित कानून है, इसलिए ये गलत है। और 10वीं अनुसूची दल बदल है, ये बिल्कुल सही है। अगला है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की? सही आंसर है 15। अंग्रेजी भाषा के लिए 15 वर्ष और आरक्षण को 10 वर्ष। नीचे 2 कथन है जिसमें से एक के अभिकथन है और दूसरा कारण है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, बिल्कुल सही है। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर ही किसी देश का कानून, मतलब भारत देश का, किसी देश का नहीं, भारत देश का कानून बनाते हैं, इसलिए वो अंग है। ठीक, और ये कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी करता है। अगला है, ये संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। गलत है, क्योंकि 4 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। गलत है, यह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, नीति आयोग को ना देकर राष्ट्रपति को देता है। यानी ना 1 सही होगा और ना 2 सही होगा, दोनों गलत है। यानी सदस्य 4 हैं और ये राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देता है। अगला प्रश्न है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। क्या है? उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत। अगला क्या है? संसद को अधिकार एक कानून बनाकर किसी अन्य उच्च न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अब इसमें मिलान कराना है, कौन सही है और कौन गलत। सही आंसर है दोनों, क्योंकि पहला सही था और दूसरा भी सही है। महान्यायवादी के संदर्भ में देखते हैं क्या है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? तो महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहर्त हो। बिल्कुल सही है। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों। गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में लिखा गया है, क्योंकि ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के परामर्श के लिए ये होता है, जबकि उसके बारे में ये नहीं लिखा गया है कि वो हटेगा कैसे, तो इसलिए केवल 1 सही होगा। अगला है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। सही बात है। जैसे माना कि किसी राज्य की विधानसभा में 100 सदस्य हैं तो उसका 1/3 ही विधान परिषद में होंगे। दूसरा क्या है? एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही हैं, यानी सी। अगला है, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित है। बिल्कुल सही है। लोकसभा के लिए 80 सीटें। बिल्कुल सही, यानी कि दोनों सही है। अगला है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयीय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के स्तर पर। बिल्कुल सही है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। गलत है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल सही। यानी केवल और केवल 2 गलत है, क्योंकि यहाँ केंद्रीय सरकार के द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार से कुछ शक्तियाँ या राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के स्तर पर कानून कुछ बनाती है। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के समस्त संचालन करता है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन जो 1977 में आया, कौन सा सही है पूछ रहा है। तो पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि द्विस्तरीय हो। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना गया। गलत है। अशोक मेहता ने कहा जिला को प्रथम बिंदु माना जाएगा। सही आंसर क्या होगा? केवल और केवल 1, क्योंकि ये खंड स्तर नहीं है बल्कि जिला स्तर है। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है किसको? तो भारत के राष्ट्रपति को संबोधित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। बिल्कुल है। यानी किसी को जबरन उसका स्वयं के विरुद्ध साक्षी नहीं हो सकता। दोहरे दंड नहीं दिए जा सकते। यातना के विरुद्ध निषेध, ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है अनुच्छेद 20 में। कार्योत्तर ये बिल्कुल सही है। यानी केवल और केवल गलत है। यातना के विरुद्ध निषेध से संबंधित कोई प्रावधान अनुच्छेद 20 में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? अभिभावकों, बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाना, ये दोनों का भाग नहीं है। नीति निर्देशक तत्व में नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार में है। पर्यावरण संरक्षण ये है, क्योंकि अनुच्छेद 51 का में भी है और अनुच्छेद 48 में भी इसका प्रावधान किया गया है। 48A में कहा गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वह पर्यावरण का संरक्षण करेगा। सही आंसर होगा B। समान नागरिक संहिता और कर्मकारों का प्रबंध जो ये नीति निर्देशक तत्व में है। समान नागरिक संहिता काफ़ी प्रचलित इस समय चल रही है, तो ये भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व वाले भाग के अनुच्छेद 44 में है। अगला है, संसद की संयुक्त बैठक में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। गलत। अनुच्छेद 108 में है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। बिल्कुल सही। यानी केवल 2 सही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।